बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर नज़ीर कुकी है। आज मैं जिस हस्ती के मुतल्लिक़ कुछ बातें करने वाला हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो हैं मुग़ल आज़म के खालिक के आसिफ़। के आसिफ़ मेरे मामू थे, मेरी वालदा के छोटे भाई। आसिफ़ साहब ओटावा में 14 जून 1922 को पैदा हुए। उनके वालिद उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में वेटनरी डॉक्टर थे, लेफ्टिनेंट फ़ज़ल करीम। आसिफ़ साहब का असली नाम आसिफ़ करीम था, लेकिन वो क्योंकि जिद्दत पसंद थे उन्होंने अपना नाम ख़ुद ही के आसिफ़ रख लिया बजाय आसिफ़ करीम के। आसिफ़ साहब जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत डिटर्मिनेशन वाले इंसान थे और ये ट्रेनिंग उनकी जो है वो उनके वालिद डॉक्टर साहब ने की। एक वाक़या मेरी नानी सुनाया करती थी कि ओटावा में जिस घर में वो लोग रहते थे वो बहुत बड़ा उस ज़माने में आपको पता है कि फ़ौजियों को बहुत बड़े बड़े घर मिलते थे। बहुत बड़ा घर था और उस घर के दलान में एक कुआं था। आसिफ़ साहब को मेरे नाना उस दलान में और बाहर उसके राइडिंग करवाया करते थे। तो जब ये उस कुएं के करीब पहुंचते थे राइडिंग करते हुए तो घोड़ा रोक लेते थे। बच्चे थे, ज़ाहिर है कोई 10-12 साल भी उस वक्त उम्र नहीं थी उनकी, तो वो घबरा जाते थे। लेकिन मेरे नाना जो थे वो बज़िद थे कि उनको हर सूरत में उस कुएं से घोड़े के साथ राइडिंग करते हुए कूदवाना है। मेरी नानी कहने लगी कि बच्चा है, खौफज़दा है, इसको छोड़ दें, ख़ुद किसी वक्त ये ख़ुद घोड़े से सवारी करते हुए उसके ऊपर से गुज़र जाएगा। लेकिन मेरे नाना बड़े डिटरमिन्ड किस्म के इंसान थे। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं इसका ये खौफ ख़त्म करूँगा, पूरी ज़िंदगी इसके ये काम आएगा और ये एक बड़ा डिटरमिन्ड इंसान बनेगा। बिल आखिर बमुतअद्दिद बार उस कुएं के ऊपर से कूदने की कोशिश में फाइनली आसिफ़ साहब जो हैं वो कामयाब हो गए और तब जाके कहीं मेरे नाना ने उन्हें छोड़ा और मेरे नाना बहुत खुश हुए। आसिफ़ साहब 3 बहन भाई थे। उनकी एक बहन मेरी वालदा थी, एक उनके बड़े भाई मसूद करीम थे। मसूद करीम साहब जो हैं वो पहले पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे सिंध क्लब के, जो कि बहुत बड़ी ऑनर थी, और पहले वो चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। आसिफ़ साहब के एक और सौतेले भाई थे। मेरे नाना ने एक और शादी की थी, जो कि मेरी सौतेली नानी जो हैं वो नवाब ऑफ बुलंदशहर, उस ज़माने में कोई एक छोटी स्टेट थी, उसके नवाब थे और वो उनकी बेटी थी। उनके छोटे भाई जो सौतेले छोटे भाई थे उनका नाम सईद करीम था। आसिफ़ साहब को पढ़ाई लिखाई का इतना शौक़ नहीं था। उनकी तवज्जो और रुझान जो था वो फ़िल्म करियर की तरफ था। आप हैरान होंगे वो कैसे? वो इसलिए कि मेरी वालदा जो उनकी बड़ी बहन थी वो नज़ीर साहब की ज़ौजा थी। नज़ीर साहब अपने वक्त के इंडिया पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर रहे। उस ज़माने में मेरी वालदा बॉम्बे में रहती थी। नज़ीर साहब अपने बहुत सारी फ़िल्मों में मसरूफ़ थे। आसिफ़ साहब जो हैं वो बॉम्बे मेरी वालदा के पास आ गए और मेरी वालदा के पास ही रहना शुरू कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र बमुश्किल 14 साल थी। मेरी वालदा बताती हैं कि वो मुलाज़मीन को इकट्ठा करके और गैराज के अंदर शाम को थिएटर किया करते थे, जिसकी डायरेक्शन वो करते थे। मेरे वालिद साहब नज़ीर साहब ने जब ये देखा कि आसिफ़ साहब का शौक़ जो है वो फ़िल्म डायरेक्शन की तरफ है, तो उन्होंने अपने साथ उनको मुंसलिक किया और ट्रेनिंग के लिए अपने असिस्टेंट के तौर पे स्टूडियो ले जाना शुरू कर दिया। गो कि आसिफ़ साहब बहुत खूबसूरत नहीं थे लेकिन बहुत वजी थे और उनमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने
कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा की थीं कि चाहे मर्द हो या औरत, उनसे एक बार मिलता तो मुतासर हुए बग़ैर ना रहता। यहीं से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ भी किया और मेरा ख़्याल है कि दुनिया के सबसे कम उम्र डायरेक्टर आसिफ साहब हैं, जिन्होंने तकरीबन 16-17 साल की उम्र में एक मल्टी स्टारर फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम फूल है। उसमें बड़े बड़े अदाकार पृथ्वीराज जैसे सुप्रो और वीना सितारा देवी थीं। सितारा देवी का जिक्र करते हुए मैं आपको बताऊं कि सितारा देवी की इन्वॉल्वमेंट नज़ीर साहब के साथ थी। आसिफ साहब ने उनको इतना मुतासर किया कि वो आसिफ साहब के साथ शादी करने को तैयार हो गई। आसिफ साहब की पहली शादी फ़िरोज़ा नामी ख़ातून के साथ हुई, लेकिन वो कुछ अर्सा तक और आसिफ साहब की इतनी मज़बूत पर्सनैलिटी के साथ गुजारा ना कर सकें और वो अलग हो गई। सितारा देवी का जिक्र करते हुए मैं दोबारा आऊँ कि सितारा देवी को आसिफ साहब पेशावर ले गए। उस ज़माने में जी.ए. गुल साहब वहाँ रहते थे, तो जी.ए. गुल साहब के घर वो ठहरे और वहाँ उनका निकाह हुआ। एक बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा था तो मौलवी साहब ने पूछा सितारा देवी का नाम क्या है, तो आसिफ साहब को कुछ ख्याल आया कि क्या नाम बताऊं इससे पहले कि सितारा देवी कुछ बोलती। हमारी नानी के यहाँ एक मुलाजमा होती थी अल्लाह रखी, उनके ज़हन में और कोई नाम नहीं आया, उन्होंने कहा इनका नाम अल्लाह रखी है। मैं आसिफ साहब की शादियों का जिक्र करता चलूँ। आसिफ साहब ने इसके बाद तीसरी शादी मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान निगार सुल्ताना, जो कि उस ज़माने की बहुत खूबसूरत और बड़ी मानी अदाकारा थीं और मुग़ल आज़म में बहार का रोल कर रही थीं, उनको मुतासर किया और उनसे शादी कर ली। निगार आंटी और मामू आसिफ में से 4 बच्चे हैं, अकबर आसिफ, शौकत आसिफ, शबाना आसिफ, मुनीज़ा आसिफ। माशाल्लाह चारों के चारों बहुत ज़हीन और बहुत काबिल हैं। अकबर आसिफ जो बड़े हैं वो तो बहुत ही आप समझें कि एक रेप्लिका हैं अपने वालिद के लिए। उसके जब मैं कभी ये बात करता कि मुमानी जान के सामने, निगार आंटी के सामने कि अकबर जो है ये दूसरा के आसिफ है, तो वो बड़े गुस्से से कहती नहीं कि आसिफ कोई और नहीं हो सकता। शौकत आसिफ बहुत मूडी हैं, इसी तरह उनकी बेटी शबाना और मुनीज़ा, और माशाल्लाह उनका मुझसे बेहद प्यार है। वो यूँ ही समझें कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। आसिफ साहब की चौथी बीवी अख्तर ख़ान थी, जो कि दिलीप कुमार साहब की छोटी बहन थी। उनमें से उनकी 2 बच्चियाँ हैं, ताबीर और जोनी। गो के मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जब भी कभी मिली, मुलाकात हुई, वो राब्ते में हैं और बहुत मोहब्बत से बातचीत करते हैं। आसिफ साहब की फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ फ़िल्म फूल से हुआ। उसके बाद उनका विज़न बहुत बड़ा था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी और उन्होंने चाहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि रहती दुनिया तक कायम रहे, और उन्होंने वाकई एक ऐसा शाहकार बनाया जिसका नाम मुग़ल आज़म है। मुग़ल आज़म की फाइनेंसिंग जो है वो शाहपुर जी पालन जी ने की। शाहपुर जी पालन जी एक बहुत बड़े पारसी बिजनेसमैन थे। मुग़ल आज़म उस ज़माने में करोड़ों में बनी, जबकि उस वक्त फ़िल्में सिर्फ़ चंद 1 लाख की बनती थीं। जब आसिफ साहब इस तरह ख़र्च कर रहे थे तो सोहराब मोदी पालन जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि सेठ, ये आसिफ एक तो
बहुत कम उम्र है और इसको कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, ये तुम्हारा पैसा डुबो देगा और फिल्म कामयाब नहीं होगी। लेकिन शाहपुर जी को आसिफ साहब पे बहुत यकीन था, बहुत कॉन्फिडेंस था और उनको यकीन था कि ये शख्स जो कि अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करता, जो कुछ भी उसके पास आता है वो फिल्म पे लगा देता है, तो किसी सूरत में वो फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। मैं एक मरतबा बॉम्बे में आसिफ साहब के साथ ही ठहरा हुआ था, बहुत छोटा था, तो ईद के मौका था। शाहपुर जी आए, उनके हाथ में एक थैली थी जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, आसिफ ये तेरे लिए लेके आया हूँ। आसिफ साहब ने उसमें से एक सिक्का निकाला, शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा, सेठ ये बाकी जो है तुड़वा के फ़िल्म के लिए लगा दो। आसिफ साहब बहुत फराख दिल थे। आसिफ साहब की जो खसूसियतें हैं वो बयान करने जाऊँ तो घंटों लग जाए। फ़िल्म के मुतालिक मैं इसलिए नहीं मुग़ल आज़म के कोई बात करना चाह रहा कि क्योंकि वो तो एक ऐसी शाहकार बन चुकी है कि जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुलंद तरीन मुकाम के ऊपर कायम है। ना मेरी हैसियत है, ना मेरी काबिलियत है कि मैं उस फिल्म के मुतालिक कोई बात कर सकूं। मैं तो आज सिर्फ़ आसिफ साहब की शख्सियत से जिसको मेरे अपने ज़ाती मुशाहदात हैं या ऐसे वाक़यात उनसे मुंसलिक हैं जो कि मैंने सुने डायरेक्टली। उस ज़माने में फ़िल्म के गाने के लिए रफ़ी साहब और लता 500 रुपये 400 रुपये लेते थे। आसिफ साहब ने मुग़ल आज़म में हर चीज़ मुनफरिद की। वो चाहते थे कि जिस वक्त सलीम जंग से वापस आए, जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है उनको अंदाज़ा होगा, तो उनकी आमद पे जो है वो तानसेन एक गाना गाए। तो ये ज़िक्र उन्होंने नौशाद साहब से किया। नौशाद साहब कहने लगे कि फिर आज के तानसेन से गवाते हैं। उन्होंने कहा, वो कौन है? उनको उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, लेकिन वो तो फिल्मों में गाने नहीं गाते। आसिफ साहब ने कहा, मुझे उनके पास ले चलो और मैं देखता हूँ कि वो कैसे नहीं गाना गाते। मतलब ये आप देखिए कॉन्फिडेंस उनका। आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस ज़माने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं हैं। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ़ लाए, क्या है? मैंने कहा हुजूर एक फ़िल्म बन रही है मुग़ल आज़म, और ये ऐसी फ़िल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी और आपके शान के शाया है। आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊँगा। तो आसिफ साहब ने फ़ौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खां साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, ये किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा तो ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं मुझसे कहने इधर बाहर आइए, बालकनी में ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूँ इससे कि भाग जाए। मैंने कहा हुजूर मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊँगा। आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक़ आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए खां साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे। अच्छा साहब मैं गाना गाऊंगा, 25,000 लूँगा एक गाने के। उस ज़माने में
बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1000 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब, बस खान साहब जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है। हो गई बात, ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान साहब तो हैरत में पड़ गए, फिर मुझसे कहना बड़ा कदरदान में लगता है। गरज ये इस तरह से गुलाम अली खान साहब आए, उनको यहाँ रिहर्सल कराई, और जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लव सीन जो है अनारकली और सलीम, शहजादा सलीम का, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ गाने से उस सीन को उभारते थे, एक्सप्लेनेशन जो भी लव सीन का था। आसिफ साहब ने मुझसे चुप्पे से कहा कि खान साहब कहिए कि ताने ज़रा हल्की जो फिक्स की गई है वो हल्की रखिए, चूँकि लव सीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, और वो फर उसके चेहरे पर जाता है, तो वहाँ पर बड़ी मुलायम मुलायम आवाज़ में गाए। मैंने खान साहब से अर्ज़ किया तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊंगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज़ कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊंगा मैं। तो वो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है, जहाँ लॉन्ग शॉट है वहाँ अलग है, तो उसको देख के जैसे सेट किया था वैसे ही खान साहब गए, वो पिक्चर चलती रही उनके सामने। आसिफ साहब की खूबसूरत बातें हैं, वो इतनी हैं जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि वो गुनवाई नहीं जा सकती। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी वालदा के साथ बॉम्बे जाता, उनके साथ रहते, ये रात भर मसरूफ़ होते, दिन को भी मसरूफ़ होते, कुछ वर्षा आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते, सोते, तो मेरी वालदा, मैं कमरे में बैठ जाता और वो उनके साथ पलंग पे लेट जाती हैं, और दोनों बहन भाई बेहद मोहब्बत करते थे वो मेरी वालदा से, और बेहद इज़्ज़त करते थे। वो इज़्ज़त मैं बताऊं कि किस तरीके से वो करते थे कि वो चाहते थे कि उनको कुछ दें, जब वो आती थी वहाँ पे को पैसे वैसे दें, कोई शॉपिंग के लिए दें, तो वो उनको अपने हाथ से नहीं देते थे। वो जब नमाज़ पढ़ रही होती थी तो जा नमाज के नीचे ले जा के रख देते थे। मतलब ये इज़्ज़त और ये मुकाम उनका अपनी बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए। फ़राख दिली की बात करने लगा, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, सेकंड फ्लोर पर रहते थे, तो सीढ़ियों में हर रोज़ बहुत लोग आके पोस्टर बना के खड़े होते और उनसे मदद मांगते। एक मरतबा मैं उनके साथ स्टूडियो जा रहा था, नीचे उतरे तो एक औरत और एक आदमी खड़ा था, उन्होंने पोस्टर उठाया हुआ और लिखा हुआ कि मेरी वालदा फौत हो गई है और उसके कफन दफन के लिए पैसे चाहिए। आसिफ साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसको जितने पैसे थे निकाल के दे दिए, लेकिन आहिस्ता से कहा कि ये तुम तो पिछले महीने भी यही कह रहे थे कि मेरी वालदा फौत हुई है। तो कहने लगा वो मेरी सौतेली वालदा फौत हुई थी। मतलब वो किसी सूरत में भी किसी का दिल आज़ारी नहीं करते थे, और जो भी उनके पास होता वो देते। वो इतने बड़े डायरेक्टर और इस हैसियत के मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी अपनी गाड़ी होती थी, जो मेहमान कहीं से आए हुए थे वो गाड़ी उनके पास होती थी और वो टैक्सी में आते जाते थे, और टैक्सी वाले लाइन लगा के खड़े होते थे, क्योंकि वो टैक्सी लेके मोहन स्टूडियो उस ज़माने में था, जो बाद में कियासत स्टूडियो बना, वहाँ जाते मुग़ल आज़म की शूटिंग के लिए। तो वो टैक्सी वाला सारा दिन वहाँ खड़ा रहता और शाम को वापस उनको ग्वालियर टैंक लेके आता जहाँ हम रहते थे, और 100 रुपये उसको मिलता। आप अंदाज़ा करें, ये मैं 1950 की दहाई की बात कर रहा हूँ कि 100 रुपया डेली एक टैक्सी वाले को दे देते थे। आसिफ साहब के पास ज़ाती कोई पूंजी नहीं थी। वापस उनके फ़िल्म करियर की तरफ जाता हूँ। आसिफ साहब ने फूल के बाद मुग़ल आज़म बनाते हुए बीच में दौरान में एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, हलचल, जिसमें दिलीप कुमार, सितारा देवी, नरगिस, के एन सिंह थे। ये
वुदरिंग हाइट फिल्म से अडॉप्ट की थी, जिसको बाद में कारदार साहब ने और दिलीप कुमार ने दिल दिया दर्द दिया के नाम पे भी बनाया। इसको उन्होंने अगेन उनका बड़ापन देखें कि अपने एक असिस्टेंट के नाम को डायरेक्टर का नाम दे दिया। वो असिस्टेंट थे KS ओझा। इसी दौरान में क्योंकि फ़िल्म बन रही थी और उसके सेट्स के ऊपर बड़ा वक्त लगता था, किसी ने उनसे कहा, मेरा ख़्याल है शायद नौशाद साहब ने, किसी एक सीक्वेंस के ऊपर जहाँ ये प्यारा गाना आता है, जब कि प्यार किया तो डरना क्या, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं एक धुन बना रहा हूँ, जब किया प्यार किया तो डरना क्या की। लेकिन अनारकली उस ज़माने में इसी सब्जेक्ट के ऊपर बन रही थी और यही सीक्वेंस और इसी तरह का सीन वहाँ पे भी था जो अनारकली बीना राय बनी हुई थी, उन्हें गाना था। आसिफ साहब ने कहा ये मुग़ल आज़म बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें शीश महल है। शीश महल का सेट उन्होंने लगवाया जो कि उस ज़माने में 8 लाख रुपए का बना, जबकि पूरी फिल्म 8 लाख में बन जाती थी। शीश महल में जो था वो शीशे की टुकड़ियों का इस्तेमाल इस तरह हुआ कि सैकड़ों अक्स नज़र आते थे। उसकी जो थी फोटोग्राफी वो बेहद मुश्किल थी। इन्होंने बाहर से भी फोटोग्राफर मंगाए, वो रिफ्लेक्शन आ जाती थी लाइट की, शॉट ठीक नहीं होते थे। लेकिन आसिफ साहब डिटरमिनेड थे कि उन्होंने वही सेट रखना है और उतने ही अक्स दिखाने हैं। उन्होंने ख़ुद कैमरे के पीछे जाके, माथुर साहब कैमरामैन थे, उनको हेल्प आउट किया और वो शॉट लिया। और आज तक जो गाना जब प्यार किया तो डरना क्या एक बहुत बड़े मुकाम पे है, जो कि एक माइलस्टोन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और एक और ख़ूबसूरत चीज़ जो कि आज तक दुनिया जहाँ में सुनी जाती है, गुनगुनाई जाती है, वो है नात बेकस पे करम कीजिए। जो मेरा बेहद फेवरेट गाना है मुग़ल आज़म का, वो है मोहे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। आसिफ साहब फिल्म के हर पहलू को खुद देखते, खुद जांचते और ख़ुद फैसला करते, चाहे वो गाने हो, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो डायलॉग हो। मुग़ल आज़म वो वाहिद फिल्म है जो कि उस वक्त के 4 बड़े राइटर्स ने डायलॉग्स लिखे, जिसमें कमाल अमरोही साहब, वजाहिद मिर्ज़ा, अमानुल्लाह और चौथे राइटर का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। मुग़ल आज़म चूँकि ब्लैक एंड वाइट में बनी थी और उसके 2 गाने सिर्फ जो हैं वो कलर किए गए थे उस ज़माने में, लेकिन मैं यहाँ अप्रिशिएट करता हूँ दीपेश शाहपुर जी पालन जी के, एक कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और अकबर आसिफ ने उनकी मदद की और इस फिल्म को ब्लैक एंड वाइट से आज तक, जो कि नहीं हो सका था, पहली फ़िल्म है जिसको ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म बनाया गया। और इतने खूबसूरत रंग हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, देखने में आपको नज़र आएगा कि ज्वेलरी के जो मोती हैं वो भी रंग उसके मुताबिक ही उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। उसके बाद न सिर्फ यहाँ तक, अब आप
इसकी मकबूलियत देखें कि वो फिर दीपेश का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, कि उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में कन्वर्ट किया। उस थिएटर की डायरेक्शन जो है वो फ़िरोज़ कर रहे हैं और वो इतना मकबूल है, इस वक्त तक वो थिएटर ब्रॉडवे पे अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में और इंडिया में बहुत मर्तबा चल चुका है और बेहद मकबूल है। हैरानकुन बात है कि 64 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इंडिया में वो फिल्म किसी न किसी शहर में चल रही होती है। मुग़ल आज़म वाहिद फिल्म है कि जिसमें 2 मरतबा 2-2, 3-3 मिनट का शॉट सिर्फ खामोश लिया गया है। उसमें डायरेक्शन का कमाल है कि किस खूबसूरती से उन्होंने ऑडियंस को फिर बीच में इन्वॉल्व रखा, जबकि कोई डायलॉग नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है। आसिफ साहब ने कागज़ी तैयारी 2 और फिल्मों की भी की। जो एक फ़िल्म थी जानवर, जिसमें दिलीप कुमार और सुरैया को लेना था, लेकिन वो भी उन्होंने कागज़ी हद तक ही रखी। और जब मुग़ल आज़म के बाद लव एंड गॉड बना रहे थे तो उस फिल्म की तैयारी के लिए कुछ वक्त था, उसमें उन्होंने एक कागज़ी कार्रवाई फिर हुई, जिस सस्ता खून महंगा पानी के नाम पे राजेंद्र कुमार और सारा बानो को लेके वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन लव एंड गॉड जो थी वो उन्होंने सेट पे ले आए, शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने सस्ता खून महंगा पानी जो था उसको छोड़ दिया। मुग़ल आज़म के बाद एक बहुत बड़ी फिल्म लव एंड गॉड, मोहब्बत और खुदा बना रहे थे, जिसमें उन्होंने गुरुदत्त को लिया। ये कहानी लैला मजनू की कहानी पे बेस्ड थी। मजनू का रोल गुरुदत्त कर रहे थे, लैला का रोल निम्मी कर रही थी। ये बहुत बड़ी फिल्म थी। इसमें आसिफ साहब एक जन्नत का सीन जो है वो शूट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाहर से भी टेक्निकल असिस्टेंस ली, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि जितना डिटरमिन और परफेक्शनिस्ट वो ख़ुद थे, वो किसी और के काम से मुतमिन नहीं हो सकते थे, और इसलिए वो ख़ुद ही उसको पिक्चराइज़ कर रहे थे। पिक्चर के दौरान ही हीरो थे गुरुदत्त, उनकी वफ़ात हो गई, फिल्म रोकनी पड़ी। अब दोबारा से इस फिल्म को रीस्टार्ट किया और उसमें गुरुदत्त का रोल जो था वो संजीव कुमार को दिया गया। संजीव कुमार भी अपने ज़माने के उस वक्त बहुत बड़े एक्टर थे। संजीव कुमार जो थे वो ज़रा हैवी साइड पे थे उस वक्त। आसिफ साहब ने उनको डाइट पे लगाया और कहा जाता है कि कई किलो वज़न उनका कम करवा के उनको मजनू की शक्ल दी गई। आसिफ साहब इतने पुरजोश थे, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि उनका नाम मुग़ल आज़म से वाबस्ता रहे। मैं अकबर को कहा करता हूँ कि आसिफ साहब, मामू आसिफ जो हैं, वो सिर्फ़ पैदा ही मुग़ल आज़म बनाने के लिए हुए थे, और उन्होंने एक ऐसा शाहकार बना दिया कि उसके बाद कोई और चीज़, कोई और फिल्म उस तरह की नहीं बन सकती थी। अल्लाह ताला को भी शायद यही मंजूर था कि मुग़ल आज़म अपने मुकाम पर रहे। मैं बहुत तकलीफ़, दुख, दर्द के साथ कहता हूँ कि 10 मार्च जो आज का दिन है वो इस दुनिया से चले गए। वो ख़ानदान के दिलों में तो बसे ही हुए हैं, लेकिन वो हर उर्दू हिंदी समझने वाले के दिल में बैठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंडियन होगा जिसने, या पाकिस्तानी होगा जिसने मुग़ल आज़म फ़िल्म ना देखी हो। आसिफ साहब का इंतकाल 10 मार्च 1971 को हुआ और उनकी तदफीन जो है वो बॉम्बे में बांद्रा कब्रिस्तान में हुई, जहाँ पे नौशाद साहब
रफ़ी साहब, नरगिस, मधुबाला भी दफन है। मुझे यकीन है और दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो मुकाम आसिफ साहब को इस दुनिया में दिया है वही मुकाम उनको जन्नत में भी देगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे।